Hello everyone, welcome back to Center for Ambition. My name is निधि. करंट अफेयर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में. ये हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे. ये जो करंट अफेयर है यूपी पीसीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये सीरीज हमारी स्पेशली यूपी पीसीएस स्पेशल होगी और इसमें हम जो आज का टॉपिक है उसमें बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, इसके अलावा ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ये सब क्या होते हैं और 2017 का ऐसा क्या डिसीजन था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अभी एक इतना बड़ा फैसला सुनाना पड़ा. तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं. जैसे कि आपको पता ही है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप हमारे यहाँ बैच परचेज करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक. इस टॉपिक को समझने के लिए कि रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजंस क्या होते हैं, ये डिसीजन जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजंस कैसे काम करते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है आपने एक घर बनवाया. ठीक है, ये कोई ए पर्सन है, इसने एक हाउस बनवाया यानी घर बनवाया. अब घर तो इसने बनवा लिया, बट क्या हुआ कि घर बनवाने से पहले जैसे आपने देखा होगा कि हम जब किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है. वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है. अब क्या हुआ, ये जो ए पर्सन था इसने अपना हाउस यानी घर बनवा तो लिया बट इसने परमिशन नहीं ली. अब हुआ क्या, इन्होंने घर बिल्ड करने के बाद यानी बन गया पूरा घर. अब ये जाते हैं सोसाइटी में और सोसाइटी से कहते हैं, सोसाइटी के जो भी लीडर्स या जो हेड होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ना परमिशन दे दो, मुझे परमिशन दे दो. और ये सोसाइटी का जो हेड है वो परमिशन दे देता है. अब इससे होता क्या है, अब इससे बाकी के जो लोग रह रहे होते हैं XYZ इस कॉलोनी में, इस सोसाइटी में, वो बोलते हैं कि ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया, ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया. कैसे, हमने प्रायर परमिशन ली थी, हमने घर बनाने से पहले परमिशन ली थी. और ये परमिशन ली क्यों जाती है, इन्होंने परमिशन इसीलिए ली ताकि ये किसी और की जगह को ऑक्यूपाई ना कर लें या फिर जो उनका डिटरमाइंड प्लेस है वहीं पे ये घर बनाए. बट ए ने क्या किया, घर बना लिया, किसी दूसरे का थोड़ा सा कोना भी अपने में ऐड कर लिया. तो अब ये बताइए कि इक्वालिटी कहीं ना कहीं हैम्पर हुई, कहीं ना कहीं इक्वालिटी को प्रॉब्लम हुआ. इस वजह से ये जो डिसीजन था, यहाँ पे ये लोग जो अगेंस्ट हुए इसके, तो फाइनली ये आगे मुद्दा गया मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, जस्ट फॉर एग्जांपल. और ये बोलते हैं कि ये जो ए ने घर बनाया है और जो आप डिसीजन दे रहे हो ना वो गलत है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेता है या कोई माइनिंग से रिलेटेड चीज़ पहले से उसने स्टैब्लिश कर ली, अब उसके बाद क्या होता है कि वो पहुंच जाता है कि मेरे को परमिशन दे दो. भाई अगर आप उसे परमिशन दे भी रहे हो, अब आप उसे परमिशन दे भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, 2017 के नियम के अनुसार 2017 का जो ऑर्डर है, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है, उसके हिसाब से किसी कंपनी ए ने अगर 1200 पौधे जस्ट फॉर एग्जांपल 1200 प्लांट्स कट कर दिए, वहां के रिवर को पोल्यूट कर दिया, वहां के लोकलाइट्स की लाइफ को डिसबैलेंस कर दिया और अपना ये प्रोजेक्ट लगाने के बाद सरकार के पास गया, गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट से कहता है कि मैंने जो फैक्ट्री लगाई उसकी मुझे परमिशन दे दो, उसकी मुझे परमिशन दे दो. गवर्नमेंट बड़े प्यार से कहती है ठीक है, 2017 में तो रूल बनाया ही हमने, ले लो आप परमिशन. और गवर्नमेंट ने इनको दे दी परमिशन. अब मुझे बताओ, ये जो इन्वायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन इसने किया, प्लांट्स खत्म कर दिए, रिवर वाटर पोल्यूट हो गया, वहाँ के रहने वाली लोकल स्पीसीज को प्रॉब्लम हो गया, वहाँ के रहने वाले लोकल पीपल को प्रॉब्लम हुआ, इस तरीके की जो चीज़ें हुई, क्या उसको कंपनसेट किया जा सकता है?
क्या उसको कंपनसेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो 2017 का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट जो बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो क्या होना चाहिए, उसको क्वैश कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए सरकार ने बोला है रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन नोड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन सेंटर्स ऑर्डर। ये जो ऑर्डर था सरकार का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी खत्म कर दिया। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट होप्स हो कि समझ में आया होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव अब होता क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो गया कि ये जो सरकार ने जो बात बोली, अब सरकार ने इसको जिस डेट में, मान लीजिए जिसने जो कंपनी स्टैब्लिश की थी वो 2017 में स्टैब्लिश की थी, 2017 से ही ये कंपनी वैलिड है, जबकि परमिशन के लिए 2026 में आ रहे हैं। बट जो कंपनी है इनकी 2026 से वैलिड नहीं मानी जाएगी, 2017 से ही वैलिड मानी जाएगी। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो। अगर आपको इतना समझ में आ गया, ये जो मैं आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप अब पूरा टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको होप्सो की समझ में आया होगा कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजंस होते हैं या जो एक्स पोस्ट फैक्टो डिसीजंस होते हैं, उनका मतलब सिंपल होता है कि पहले काम हो चुका है, अब उस काम की हमें परमिशन चाहिए, और वो भी बैक डेट से, यानी जो पुरानी तारीख है उससे हमें उसका परमिशन चाहिए। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, यानी प्रायर जो है आपने अप्रूवल नहीं लिया, आप पहले ही वो कांड कर चुके हो, अब आ रहे हो आप और 2017 के नियम के अनुसार आप कह रहे हो कि हमें ना परमिशन दे दो, और सरकार परमिशन दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि ये जो आप कर रहे हो ये दिस इज रॉन्ग। 1200 प्लांट्स जस्ट फॉर एग्जांपल रिवर को पॉल्यूट किया, या वहाँ की जो लोकलाइट पॉपुलेशन थी उसको जो बर्बाद किया, उसकी भरपाई कैसे होगी? ये है रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन। तो सरकार के इस डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। अब न्यूज़ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द यूनियन गवर्नमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम OM of 2017 which allowed retrospective यानी कि ex post facto environmental clearance for the project that had commenced operation without obtaining prior environmental approval। यानी ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे माइनिंग, और ये प्रोजेक्ट क्या होते हैं, देखो ये प्रोजेक्ट क्या होते हैं आपको ये भी समझ में आना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट्स क्या है, आप देख रहे हो अडानी ग्रुप जो है एयरपोर्ट बना रहा है, या फिर अभी जेवर में एयरपोर्ट बना, या फिर कोई फैक्ट्री लग रही है, तो उसके लिए ऑफकोर्स ये बात है, आपको पता है कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। बट मैं आपको बता प्रोजेक्ट रही थी कौन कौन से प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट हो गए, कोई एयरपोर्ट लगना है, कोई रोड निकलना है, कोई फैक्ट्री लगनी है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू करना है। और ये ऐसी जगह किए जा रहे हैं जहां पे ओपन स्पेस पहले से अवेलेबल नहीं है। आप पेड़ पौधे काटोगे, आप रिवर का जो कोर्स है उसको चेंज करोगे, कुछ ऐसा, इससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट होने वाला है। इन्वायरमेंट में दैट मीन्स पर्यावरण को इससे असर होने वाला है। किसको? पर्यावरण को। याद रखिएगा, पर्यावरण। ठीक है, तो सरकार का ये जो डिसीजन था, जो ऑफिस मेमोरेंडम था 2017 का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी उसको खत्म कर दिया, उस पे रोक लगा दी है। इतना हम हिंदी में समझ सकते हैं कि इस पे रोक लगा दी है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको प्रायर अप्रूवल के बिना अगर आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो खत्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि अब ये रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको इतना एक्सप्लेन किया कि रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आपको दिया जा रहा है, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, जिसका माइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम है वो स्टार्ट हो चुका है, एक्सपांशन हो गया, ऑपरेशन चालू कर दिया आपने, यानी कि आपने परमिशन ली नहीं और आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली। एक सिंपल तरीके से समझो इसको, ये होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। और फिर आप जाके उसके लिए सरकार से परमिशन मांग लेते हो, सरकार परमिशन दे देती है बैक डेट से। ये हो गया आपका रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इज इट क्लियर? अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि आया कहाँ से, ये 2017 वाला है क्या। अगर आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 देखेंगे तो उसमें ना प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी किया हुआ था। ठीक है, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, यानी आवश्यक है।
इसके बिना आप कोई भी फैक्ट्री कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर सकते अगर आप उस चीज़ से इन्वायरमेंट को असर डाल रहे हो, यानी पर्यावरण को असर डाल रहे हो। तो पहले मैंडेटरी था। 2017 में सरकार हमारी जो है एक ऑफिस मेमोरेंडम लेके आती है और उसमें कहती है ईज दे देते, ईज देने का मतलब है कि आसान कर देती है। और उसमें कहती है कि जो ऑफिस मेमोरेंडम में कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं विदाउट प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस टू अप्लाई फॉर पोस्ट फैक्ट क्लियरेंस, यानी वही रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि जिन्होंने इस्टेब्लिश होने के बाद अगर वो बात कर रहे हैं कि हमें अभी क्लियरेंस दे दो तो हम उनको क्लियरेंस दे देंगे। ये इन्होंने 2017 में बोला। अब खुद सोच के देखो कि ये जो चीज बोली इन्होंने, इससे कितना बुरा असर होने वाला है इन्वायरमेंट पे। इस तरीके से तो कोई भी मनचाहे जितने प्लांट्स को खत्म करना, पूरा का पूरा जंगल खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का बर्बाद कर देंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे कि हमें अप्रूवल दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। क्लियर हुआ आपको कॉन्टेक्स्ट? सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी था 2006 के हिसाब से और ये अभी भी मैंडेटरी होना ही चाहिए। विदाउट प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के आप नहीं कर सकते। देखो सिंपली क्या तरीका होता है, आप कोई प्रोजेक्ट प्रपोज करते हो, प्रोजेक्ट आपने प्रपोज किया, यानी कि आपने सरकार को बोला, आप प्रपोजल लेके आए कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे माइनिंग का काम करना है, तो मैं सरकार के पास गई कि देखिए सर मेरा ये माइनिंग का काम शुरू करना है मुझे। अब होता क्या है, उसके बाद प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रायर अप्रूवल जैसे कि मुझे वहां ये देखना पड़ेगा, सरकार ये देखेगी कि ये जो मैं माइनिंग की फैक्ट्री डाल रही हूँ ना, ये जो माइनिंग की फैक्ट्री मैं डाल रही हूँ, इस माइनिंग की फैक्ट्री से इन्वायरमेंट को कोई असर नहीं हो रहा, रिवर वाटर पॉल्यूट नहीं हो रहे, या जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं उनको कोई असर नहीं हो रहा, और इसके अलावा वहाँ के जो लोकलाइज्ड पॉपुलेशन है उसको कुछ नहीं असर हो रहा। ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि इन सबको कोई इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा होता तो अप्रूवल सरकार दे देती है कि हाँ ठीक है आप लगा लीजिए, कोई असर नहीं हो रहा है। बट अगर हो रहा हो तो 2017 के रूल के हिसाब से दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा है कि ये मैंडेटरी है और इसे आप प्लीज मैंडेटरी रहने दीजिए। आप फालतू में एनवायरनमेंट की जो है बैंड मत बजाइए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी अलाउड टू वायलेट द लॉ फर्स्ट एंड सीक अप्रूवल लेटर, मतलब पहले तो आप जाओ नियमों की धज्जियां उड़ा दो, फिर उसके बाद जाके कह दो हमें तो अप्रूवल दे दो। ऐसे तो हर कोई करने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस डिफीट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव एनवायरमेंटल रेगुलेशन। ऑफ कोर्स ही बात है, जो एनवायरमेंट को, जो हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, उसके कुछ जो रेगुलेशंस हमने बनाए, जो नियम कायदे बनाए, उसको एक तरीके से क्या कर रहा है, सीधे सीधे उसको डिफीट कर रहा है। 2017 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो इलीगल है और इन्वायरमेंट नियमों के खिलाफ है। कैसा है? अवैध है और इन्वायरमेंट के जो पर्यावरण के जो नियम है उसके खिलाफ है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक एसेंशियल पार्ट है राइट टू लाइफ का अंडर द आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 आपको हर बार देखने को मिल जाएगा। मैं जब से पढ़ा रही हूँ तब से शायद मैं आई थिंक 10 या 12 बार इसको बता रही हूँ कि इन्वायरमेंट जो हमारा जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ में देखो सेफ इन्वायरमेंट भी ना हमारा राइट टू लाइफ के पार्ट में ही आता है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोर्ट ने और क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इन्वायरमेंटल डैमेज में बिकम इरिवर्सिबल वंस अ प्रोजेक्ट स्टार्ट, ठीक है। एक बार अगर प्रोजेक्ट चालू हो गया ना तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपने दे दिया, वापस से इन्वायरमेंट को आप पहले जैसी सिचुएशन में नहीं ला सकते। अभी भी आप देखोगे कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो भी लगते हैं उसके लिए कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस जैसी चीज़ नहीं होती। और क्या होता है, लाखों हजारों पौधे काट दिए जाते हैं। एक एक पौधा लगाने में सोचो, एक पौधा बड़ा होने में कितने साल लग जाते हैं, और आप पौधे काट दे रहे हो, ऐसे ही जंगल का जंगल तबाह कर दे रहे हो। Allowing retrospective clearance encourage non-compliance. The precautionary approach requires environmental assessment before project execution. तो ओवरऑल इनका यही कहना था कि देखो इन्वायरमेंट प्रायर इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, आपको देना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आपने नियमों को बर्बाद कर दिया फिर वापस से आप अप्रूवल लेने पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है अप्रूवल पहले से ही लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देखो 3 आर्टिकल आपको इसमें पढ़ने हैं। पहला आर्टिकल 21 आप बिल्कुल याद रखिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया।
फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 48A स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड एम्पावर इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ये हमारा DPSPs हो गए, DPSPs डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये जो है हमारे पार्ट 4 में आ गए, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल 51A का G पार्ट, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है कि हर एक नागरिक की कुछ ड्यूटीज हैं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी कुछ ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द नेशन, वो टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। और ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज आप सबको पता होगा कि पार्ट 4A में आती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें हैं, आपको याद रखनी है। आगे चले, आगे अब इसके बारे में रेलेवेंट एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। एक तो पहले प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है। प्रिकॉशनरी मतलब पहले से पूर्व चेतावनी, यानी कि एनवायरमेंटल हार्म शुड बी प्रिवेंटेड बिफोर इट अकर्स। भाई जो काम होने वाला है उससे पहले उसको बचा लो। एनवायरनमेंट को बर्बाद करने से पहले एनवायरनमेंट को बचाने पे फोकस करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की। उसके अकॉर्डिंग अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें तो हमें बैलेंस करके चलना है इकोनॉमिक ग्रोथ को और एनवायरनमेंट को। ऐसा नहीं कि ग्रोथ के नाम पे हम एनवायरनमेंट के बैंड बजा के रखे हुए हैं, यानी बर्बाद कर दे रहे हैं। हमें दोनों को मेंटेन करना है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल हमें लागू करना है कि जितना आपने बर्बाद किया है, मान लीजिए आपने 1200 पौधे उखाड़े या फिर डैमेज किए, तो आपको उतने ही इक्विवेलेंट पौधे लगाने पड़ेंगे, किसी दूसरी जगह पे आपको जंगल डेवलप करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें चीज़ें करनी है। इंटर जनरेशनल इक्विटी, यानी कि नेचुरल रिसोर्स शुड बी कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। यही हमने सस्टेनेबल, जब मैं इकोनॉमिक्स की जो घटना चक्र पढ़ाती हूँ उसमें भी मैंने सस्टेनेबल का मतलब बताया कि सस्टेनेबल का मतलब ही यही होता है कि हम प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करने के साथ इस तरीके से उसका यूटिलाइज करें कि हम अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कम से कम एक सेफ एनवायरनमेंट दे पाए। आगे चलते हैं। अब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करूं, ये एक प्रोसेस है जिसमें देखा जाता है कि एनवायरनमेंट जो है उसको किसी भी तरीके का हार्म तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखा जाता है अप्रूवल देने से पहले। आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल रिस्क, एसेस उसके अल्टरनेटिव्स। देखो सिंपल है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि इससे कोई ना कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पौधे काटने पड़ेंगे, अब आप कुछ ऑल्टरनेट ढूंढो। अगर आप ये प्रॉब्लम असेस कर पाए तो आप कुछ ऑल्टरनेट ढूंढो। अगर आप कुछ ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसके इम्पैक्ट्स को ना कम से कम कर पाओ। मतलब कि अब दूसरी जगह जंगल डेवलप कर दो, कुछ ऐसा करो कि आप उसके इम्पैक्ट को कम से कम कर पाओ, मतलब बस उसको माइन्यूट कर दो, ऐसा कुछ करो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको इंश्योर करना है, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है। यानी ग्रोथ के साथ साथ आपको इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना है। ऐसे नहीं कि ग्रोथ करे जा रहे हो और इन्वायरमेंट को छोड़ दिया भगवान भरोसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये हमारा जो एक्ट है आप देख ही सकते हैं, एक्ट दे रखा है जिसमें माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट, पोर्ट, हाईवेज, इस तरीके की जब चीज़ें लगते हैं तो इसके पहले आपको प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। और चैलेंजेस क्या हैं? देखो हर चीज़ के चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस वही है कि इन्वायरमेंटल अप्रूवल में डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में। इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के साथ बैलेंस करना भी एक अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि ऑल्टरनेट्स निकालना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट रहते हैं इन्वायरमेंटल रेगुलेटर्स के साथ। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो, और अगर वे फॉरवर्ड की बात करूँ तो आपको स्ट्रेंथन करना है। अब अगर यहाँ से मेंस का अगर क्वेश्चन बनेगा तो चैलेंज आपको इस तरीके से लिखने हैं। मान लीजिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेके आपको बोला जाता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करो। क्रिटिकली एग्जामिन की जब भी बात आएगी, जब भी कहेगा कि क्या करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो। क्रिटिकली एग्जामिन में आपको हमेशा पॉजिटिव बातें प्लस नेगेटिव बातें दोनों बतानी होती हैं। तो पॉजिटिव बातों में तो आप बता दोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बता दोगे कि इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट सेव किया जा सकता है और इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। बट अगर इसके नेगेटिव बताना है तो आप ये डिले, प्रेशर, बैलेंस, ये सब करना। और लास्ट में आप वे फॉरवर्ड जब लिखते हो ना तो आपके पास बना बनाया वे फॉरवर्ड है ये। आप इससे क्या होगा, हमें करना क्या चाहिए, अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन, लोगों के साथ वहाँ के जो इम्पैक्ट, जहाँ लोगों पे इम्पैक्ट हो रहा है उनके साथ एक कंसल्टेशन प्रोसेस रखनी चाहिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग अच्छे से करनी चाहिए,
ठीक है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया। फास्ट ट्रैक अप्रूवल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक है बट स्टिल हम उस प्रोजेक्ट को डिले कर रहे होते हैं ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस और एनीथिंग एल्स। बट हमें ऐसा नहीं करना, फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स देने हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो स्ट्रेंथन कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, तो ये बना बनाया आपके पास एक वे फॉरवर्ड है, आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको। अब ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख ही सकते हो कि हमने इसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेके पूछा है कि ये कहाँ पे आता है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो दे रखे हैं, 3 ऑप्शंस, और इधर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स मेंशन कर सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन कि किस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजंस काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक-एक करके डिस्कस कर ली हैं। तो अभी आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें वो भी बता देती हूँ कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक्ट पूरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से आता है ये इम्पॉर्टेंट है। कभी-कभी रेट्रोस्पेक्टिव का भी आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सेशन आज का ख़त्म कर लिया है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।